नमस्कार सभी साथियों का। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर अंबेडकर रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कोई भी ऐसा आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड या एसएससी समेत कोई भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी आपके सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक देखने को जरूर मिलेगा। और इससे एक या दो क्वेश्चन आपको हर पेपर में अनिवार्य रूप से देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे संबंधित समस्या ये है कि इससे संबंधित सोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे जहां से आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकें। और ये बात भी सही है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को आप किसी कुछ चंद लाइनों में व्यक्त नहीं कर सकते। और इसीलिए चाहे कितना ही इसके बारे में लिख दिया जाए, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हर बार हमेशा पीछे रह जाते हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे आज की क्लास में कि हम एग्जाम में पूछे जाने वाले हर प्रकार के प्रश्न, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में कर लें। और साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान निर्माण में जो योगदान है और उस योगदान के पीछे उनकी जो विचारधारा है और वो विचारधारा उनकी क्यों बनी, उसके पीछे के कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म हुआ महार जाति में, और वो जाति उस समय दलित समुदाय की जाति थी। इसी कारण उनको शुरुआती जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके पिता आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर थे, इसलिए वो स्कूल तक तो पहुंच पाए, लेकिन स्कूल के अंदर भी उन्हें छुआछूत और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन सब समस्याओं से आगे निकलकर भी उन्होंने आगे की पढ़ाई को जारी रखा, और कैसे वो संविधान सभा तक पहुंचे और अपने जीवन भर की सीखों से कैसे भारतीय संविधान को प्रभावित किया, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का शुरुआती जीवन। जैसे मैंने आपको बताया, इनका जन्म हुआ महार जाति में, और इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से शुरू हुई। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इन्होंने हाई स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मुंबई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में गए, जहां इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजीराज गायकवाड़ की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, और उस स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंच जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहां से ये एमए करते हैं। अब एमए के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वहां पर ये समाज शास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में जानते हैं। यहीं पर इनकी मुलाकात होती है जॉन ड्यूई से। ये वही जॉन ड्यूई है जो उनके दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के विषयों को आगे जीवन भर के लिए प्रभावित करने वाले थे। यहां से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद वहीं पर ये पीएचडी करते हैं, और उसके बाद ये अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं। वहां पर ये अर्थशास्त्र में पीएचडी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ग्रेस इन लंदन में ही बार के लिए यानी एडवोकेसी के लिए प्रवेश लेते हैं। इसी दौरान इनकी स्कॉलरशिप की जो अवधि होती है वो समाप्त हो जाती है। वहां से वो वापस लौटते हैं, भारत वापस आते हैं। भारत वापस आके, जैसा कि महाराजा को वचन दिया था कि वो महाराजा के राज्य में अपनी सेवाएं देंगे, उसी प्रकार ये मिलिट्री में, बड़ौदा के महाराजा की मिलिट्री में फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करने लगते हैं। वहां कुछ दिन काम करने के बाद उन्हें महसूस होता है कि उनकी शिक्षा का उनके सामाजिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्हें अपनी नौकरी में इतने अच्छे पद पर होने के बावजूद भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ उनको उस जगह रहने की भी कोई जगह नहीं मिलती। वे कई प्रयास करते हैं कि वो वहां पर रहने का कोई अच्छा प्रबंध कर सके, और वो प्रबंध हो नहीं पाता। थक हार कर वो अपनी झूठी पहचान बताकर एक पारसी धर्मशाला में रुकते हैं, और उस धर्मशाला का जो मैनेजर है उससे बात करते हैं, उसको अपना सच बताते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो उसे वहां पर रहने देगा तो वो उसे एक अच्छी कीमत अदा करेंगे। कुछ दिन वहां पे रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पारसी समुदाय के लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चल जाता है, उन्हें वहां से भी निकलना पड़ता है। जब वो वहां से वापस निकलते हैं तो वो सोच लेते हैं कि वो ये नौकरी नहीं करेंगे और इस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। वहां से वो वापस निकलते हैं, कुछ दिन एक प्रोफेसर के रूप में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद जब कुछ सालों में इनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, और उनकी सोसाइटी भी इनकी वापस हेल्प करती है कुछ पैसों को इकट्ठा करने में, और ये पैसा इकट्ठा करके वापस अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए लंदन जाते हैं। वहां से ये पीएचडी डीएससी की डिग्री कंप्लीट करते हैं, और वहां से भारत लौटते हैं। वहां से भारत लौटने के बाद ही इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। अगर आपको
भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को समझना है तो आपको उनके राजनीतिक जीवन को भी समझना पड़ेगा, उनके जातिगत जीवन को, उनका जो निजी जीवन है, जीवन की जो शुरुआत है, उस पूरे अध्याय को समझना पड़ेगा। तभी आप समझ पाओगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में जिन चीजों को जोड़ा है उनका महत्व क्या है। आगे देखिए, जब वो वहां से वापस आते हैं, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लंदन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके भारत वापस आते हैं, तो भारत वापस आकर 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह सभा की स्थापना इन्होंने की दलित समाज के लोगों को सामाजिक जागरूकता प्रदान करने के लिए। ये चाहते थे कि दलित समाज के लोग जो है अपने अधिकारों की पहचान करें, उन्हें समझ आए कि वो किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति से नीचे नहीं है। तो अपने समाज में शिक्षा प्रदान करने के लिए और सामाजिक आर्थिक जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत का मतलब होता है समाज से बाहर किए गए लोग, हितकारिणी का मतलब लाभ पहुंचाने वाली, यानी एक ऐसी सभा जो समाज से बाहर किए गए लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। 1924 में बनी। आगे चलकर ये 1936 में एक और सभा बनाते हैं। 1936 में ये एक पार्टी बनाते हैं जो कि राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करती है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो एक सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रही थी। इसके अलावा इन्होंने 3 प्रकार के न्यूज़पेपर भी संपादित करने शुरू किए। मूक नायक, अक्सर इन पर प्रश्न पूछा जाता है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी जनता। ये तीनों न्यूज़पेपर, ये तीनों अखबार पत्रिकाएं किसके द्वारा संपादित की जाती थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संपादित की जाती थी। एक बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन कौन से अखबार डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संपादित किए जाते थे, तो ये 3 ऑप्शन हैं आपके सामने, ये तीनों ही ध्यान रखोगे। अब आगे चलकर 1927 का महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अंबेडकर से संबंधित है। आपने सुना होगा, चावड़ार तालाब पर पानी पीने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर लोगों का संगठन लेकर महाड़ सत्याग्रह करते हैं। चावड़ार एक तालाब, एक ऐसी जगह थी जो सार्वजनिक तालाब है, लेकिन उस तालाब पर निजी जाति के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, निजी जाति के लोगों को वहां तक पहुंचने का अधिकार नहीं था। तो महाड़ सत्याग्रह की सहायता से डॉक्टर बी आर अंबेडकर वहां तक पहुंचते हैं। इस पर प्रश्न बनता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा किया गया पहला बड़ा राजनीतिक सक्रियता दर्शाने वाला आंदोलन कौन सा था? तो राजनीतिक सक्रियता कह दो, चाहे जन जागरूकता कह दो, वह दर्शाने वाला सत्याग्रह कौन सा है? 1927 का महाड़ सत्याग्रह। उसके अलावा 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए भी एक आंदोलन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भाग लिया। 1927 का महाड़ सत्याग्रह, 1930 में कालाराम मंदिर। इसके बाद आप बात करो, 1931 से गोलमेज सम्मेलन शुरू होते हैं। 1930 से गोलमेज सम्मेलन शुरू होते हैं। गोलमेज सम्मेलन होते हैं जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जो प्रतिनिधि है उनको बुलाया जाता है और भारतीय संविधान को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है, उन व्यवस्थाओं के लिए उनसे चर्चा की जाती है। तो भारत की तरफ से जितने भी प्रसिद्ध नेता थे उस समय, महात्मा गांधी को छोड़कर, वो पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। पहले सम्मेलन में जाते हैं, दूसरे में महात्मा गांधी भी पहुंचते हैं। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दलितों को अधिकार प्राप्त करवाने के लिए। उनका मानना था कि दलितों को जन जागरूकता और सामाजिक जागरूकता के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता भी बहुत आवश्यक है। जब तक राजनीति में दलित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक उनका भला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपने भले के लिए समाज को खुद आगे आना पड़ेगा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बताने के लिए, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न इस पे यह भी बनता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अलावा ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एक तो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर और दूसरे थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। गोलमेज सम्मेलन में इनकी मांग क्या थी? मांग थी, देखो, निर्वाचन क्षेत्र की मांग, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अगर आपने 1909, 1919 का अधिनियम पढ़ा है तो आपको पता है 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आए थे। मार्लियामेंटो सुधार में मुसलमानों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई थी। उसी व्यवस्था को बढ़ाकर 1919 में सिख के लिए, मुसलमानों के लिए, पारसी के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, इन समुदायों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की लंबे समय से मांग चल रही थी कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग चल रही थी।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि दलित हिंदू वर्ग का हिस्सा नहीं है और हिंदू उच्च जातीय लोगों की तरफ से निम्न जातीय लोगों का कभी भला नहीं किया जा सकता, इसीलिए निम्न जातीय लोगों को या दलित वर्ग को अपनी फायदे के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए स्वयं राजनीति में कुछ लाभ मिलने चाहिए, कुछ ऐसे क्षेत्र मिलने चाहिए जहां पर सिर्फ वही कंटेस्ट कर सके और इस प्रकार से वो राजनीति में अपनी सक्रियता दर्शा सके। तो उनकी मांग थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा करते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में वो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनका दायरा और बढ़ा देते हैं और उनका दायरा बढ़ाकर दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर देते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर की अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले गोलमेज सम्मेलन और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया था और इसी के कारण रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन गांधी जी को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। गांधी जी का शुरू से यह मानना था, यह कहना था कि दलित भी हिंदू वर्ग का ही हिस्सा है, अगर अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया तो दलित हमेशा के लिए हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा और अगर उन्हें हिंदू धर्म में रखना है, हिंदू धर्म का भाग रखना है, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इसी बात को लेकर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात पर सहमति दर्शाते हैं कि वो पृथक निर्वाचन की मांग त्याग देंगे, पृथक निर्वाचन की मांग नहीं रखेंगे, बस हाँ एससी और एसटी वर्ग के लिए, दलित वर्गों के लिए या जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाए, आरक्षित क्षेत्र यानी रिजर्व्ड सीट रख दी जाए। इस बात पर गांधी जी भी सहमत थे। इसी बात पर पूना पैक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन किस प्रकार का रहा। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक जीवन की बात करोगे, राजनीति में जब उन्होंने भाग लिया तो राजनीति में वो विधायक के रूप में काम किया। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उस पार्टी ने 1937 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 16 में से 14 सीटें जीती थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी जीते। विधायक के रूप में उन्होंने काम किया, संविधान निर्माता के रूप में हम जानते ही हैं, और उसके साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, जिसने 1937 के चुनावों में उल्लेखनीय जीत हासिल की। 1924 में बनाई उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा। यह ध्यान रखोगे, इन पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसने 1937 के चुनावों में उल्लेखनीय जीत हासिल की। और 1942 में इसी पार्टी को, 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ही उन्होंने बदल दिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बदल दिया, दलितों के लिए राजनीतिक मंच के रूप में इस पार्टी ने काम करना शुरू किया। इसके अलावा अंबेडकर के बारे में जो बात नहीं की जाती है, अक्सर जो बात आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलती है, वो यह है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में, लेबर मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। कब से कब तक? 1942 से 1946 के रूप में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहले उन्होंने दलितों के बारे में और समाज के पिछड़े वर्ग की राजनीति के बारे में बोलना शुरू किया, उनके संघर्षों को लेकर लड़ना शुरू किया। लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्द अपना ध्यान श्रमिकों की तरफ भी बढ़ाया था। उन्होंने श्रमिकों के लिए, जैसे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक संघ जो था वो 1936 में उन्होंने बनाया था श्रमिकों के लिए ही। तो 1942 से 46 के दौरान उन्होंने श्रम मंत्री के रूप में काम किया। कई विशेष कानून बनाए उन्होंने। उन कानूनों में क्या क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट 1946, ट्रेड यूनियन एक्ट 1947, और उसके साथ साथ आज जो आप कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा योजना देखते हो, उसके अलावा भविष्य निधि योजना, जो कार्मिकों को रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है या कार्मिकों के लिए सर्विस में रहने के दौरान जो अमाउंट उनको मिलती है एक ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में या स्टेट इंश्योरेंस के रूप में, इनके प्रावधान भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कार्य करते हुए बनाए थे। अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान निर्माण। जैसा कि यहां पर लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, केवल चेयरमैन नहीं थे। हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया, संविधान का अंतिम प्रारूप, अंतिम ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया। लेकिन उसके साथ साथ संविधान के दार्शनिक आधार, कानूनी ढांचे, संरचनात्मक डिजाइन और सामाजिक न्याय के पूरे विजन को आकार दिया। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इस बारे में आप देखो, दार्शनिक आधार क्या क्या है,
संविधान के कौन से दार्शनिक आधार थे जो भीमराव अंबेडकर की तरफ से आए, उसकी बात करते हैं। तो वो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, संविधान के वैचारिक नींव। डॉक्टर अंबेडकर अक्सर 3 मुद्दों पर बात करते हैं, जो 3 मुद्दे उन्होंने संविधान के अंदर भी दर्शाए। संविधान में 3 बड़े मूल्य प्रत्यारोपित किए। वो 3 मूल्य कौन कौन से हैं? इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 मुद्दों का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब है समानता, फ्रेटर्निटी का मतलब है भ्रातृत्व भाव, ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना। तो ये तीनों भावनाएं उन्होंने भारतीय संविधान के मूलभूत रूप में दर्शाई है। ये तीनों बातें उन्होंने कहां से सीखी? ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात आती है अंबेडकर के जीवन में, ये बातें कहां से आई उनके जीवन में? तो बौद्ध धर्म से, फ्रांसीसी क्रांति से और साथ ही साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की शिक्षा से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको जॉन ड्यूई नाम के एक व्यक्ति मिले थे। इसी पर भी एक प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं नाम बार बार बोल रहा हूं कि याद रख लो थोड़ा। जैसा कि उन्होंने संविधान सभा में कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ। लोकतंत्र केवल सरकार चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उनका कहना था कि भारत को राजनीतिक लोकतंत्र से हटकर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? जब प्रत्येक व्यक्ति को समानता, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएगी कि वो अपने आप को अन्य सभी व्यक्तियों के बराबर माने, स्वतंत्र माने, अन्य सभी व्यक्तियों के समान। स्टेटमेंट भी ध्यान रखोगे, डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था। अब इसके बारे में बात करें, डॉक्टर अंबेडकर ने सोशल जस्टिस को भारत के संविधान का केंद्र बनाया। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता को संविधान के माध्यम से सुनिश्चित करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। अब किस तरह से सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाया जा सकता है? किस तरह से सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाया जा सकता है? आप देखते हो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय की बात होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी किसी भी व्यक्ति को इन 3 तरह के न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। सामाजिक न्याय भी प्राप्त होगा, आर्थिक न्याय भी प्राप्त होगा और राजनीतिक न्याय भी। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज में उसकी स्थिति के आधार पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, जाति का हो, लिंग का हो, उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर कानून उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसा कि हम देखते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। तो आर्टिकल 14 किसकी देन है? आर्टिकल 14 संविधान में देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मूल अधिकार में जो आर्टिकल 14 पढ़ते हैं हम, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, वो किसकी देन है? वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन। ये आर्टिकल 14 क्या सुनिश्चित करता है? सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करता है। उसके बाद स्टेट सोशलिज्म, समाजवाद, राज्य का समाजवाद। डॉक्टर बी आर अंबेडकर चाहते थे कि भारत का संविधान जो है वो समाजवाद की तरफ अग्रसर रहे। भारतीय संविधान में समाजवाद को संविधान का मूलभूत हिस्सा बना दिया जाए। उनकी इच्छा थी कि स्टेट जितने भी उत्पादन और वितरण के साधन हैं उनका नियंत्रण राज्य के हाथों में हो, ताकि राज्य उत्पादन और वितरण का बंटवारा जो है समान रूप से कर सके और सोशलिज्म या समाजवाद की स्थापना हो सके। लेकिन उस समय संविधान सभा के जो अन्य लोग थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, या कह सकते हैं कि भारत की जो उस समय की परिस्थितियां थी, जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो समाजवाद के लिए उस समय पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इसीलिए अन्य सदस्यों ने समाजवाद की व्यवस्था को संविधान में मूल रूप में रखने का विरोध किया था। और फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने समाजवाद की व्यवस्था को रख दिया डीपीएसपी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर राज्य को समाजवादी राज्य बनाने की व्यवस्था तय कर दी गई। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने भारत की प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द को जुड़वा दिया। तो उन्होंने कहा कि भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना तय करती है कि देश का ढांचा, देश का शासन किस तरह से चलेगा। तो उन्होंने कहा कि समाजवादी बनना अति आवश्यक है देश के लिए, तभी प्रत्येक व्यक्ति का भला हो सकता है इस देश में। तो समाजवाद की अवधारणा किसने दी थी? स्टेट सोशलिज्म की। यह बात भी आती है डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। वे चाहते थे कि संविधान में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर राज्य का महत्वपूर्ण नियंत्रण हो। उन्होंने इसके लिए 3 लेख भी तैयार किए थे। समाजवाद को भारतीय संविधान में मूल रूप से रखने के लिए, भारतीय
राष्ट्र को समाजवादी बनाने के लिए उन्होंने 3 लेख भी तैयार किए थे, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने प्रेजेंट भी किए। लेकिन उस समय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उस समय भारत की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वो सभी प्रकार के संसाधनों पर अपना नियंत्रण रख सके। इसीलिए भारतीय संविधान सभा ने समाजवाद को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये तीनों लेख बाद में हटा भी दिए थे। आगे देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स का निर्माण, मूलभूत अधिकारों का निर्माण। अंबेडकर को फादर ऑफ मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आधुनिक मूल अधिकार का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे देखें तो सर बी एन राव, जो कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने मूल अधिकारों की अवधारणा दी थी, लेकिन उन अवधारणाओं में अत्यंत बदलाव किया और उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में बदला, इंडियन पर्सपेक्टिव में बदलकर, भारतीय समाज के हिसाब से उसको बदलकर उन फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इनकी भूमिका क्या है फंडामेंटल राइट्स को लेकर? इन्होंने कहा कि इन्हें कानूनी रूप से एनफोर्सिएबल बनाया जाना चाहिए, कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाया जाना चाहिए। प्रवर्तनीय का मतलब यह होता है कि मूल अधिकार की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है भारतीय संविधान में कि प्रत्येक राज्य को या राष्ट्रीय को, जो भी प्रत्येक सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उस प्रत्येक सरकार को मूल अधिकार को लागू करना ही होगा, मूल अधिकार लागू करने ही होंगे, मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। कानूनी रूप से एनफोर्सिएबल बनाए किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इन्होंने कहा राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट रेमेडीज। राइट्स जो है, अधिकार जो है, अर्थहीन हो जाएंगे अगर उनका उपचार भी मौजूद ना हो, उनकी रेमेडीज अवेलेबल ना हो। हम देखते हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 32 बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील दायर कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? कौन से अनुच्छेद को कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया सबसे सशक्त अनुच्छेद, सबसे पावरफुल अनुच्छेद, सबसे पावरफुल आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32 है। If I was asked to name one article which I consider as the most important, I would say Article 32. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नजरों में सबसे महत्वपूर्ण संविधान, सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार या संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा था जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो आर्टिकल 32 है। इसके अलावा आर्टिकल 32 अम्बेडकर की देन मूल अधिकारों में। इक्वलिटी पैकेज, इक्वलिटी पैकेज यानी जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार चलता है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। इन सभी आर्टिकल्स में 14, 15, 16, 17 और 18 में हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। तो इसको हम इक्वलिटी पैकेज के रूप में देखते हैं, वो सारे अधिकार जो समानता को बढ़ावा देते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया आर्टिकल 14 के अंदर, चाहे नो डिस्क्रिमिनेशन हो गया 15 और 16 के अंदर। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन, अनटचेबिलिटी का छुआछूत को नष्ट करना, छुआछूत का विनाश करना, समाप्त करना छुआछूत को, आर्टिकल 17। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। ये सारे मूल अधिकार यानी समानता का जो अधिकार है, समानता का मूल अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक संविधान में किसकी देन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। तो आर्टिकल 32, समानता का अधिकार 14 से 18 तक, ये सारे अम्बेडकर द्वारा बनाए गए। यह पूरा इक्वलिटी आर्किटेक्चर अंबेडकर के नेतृत्व में बना। इक्वलिटी से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, सारे के सारे अंबेडकर ने अपनी लीडरशिप में बनवाए थे, सारे के सारे अंबेडकर ने अपनी लीडरशिप में तैयार किए थे। वैसे भी अगर हम बात करें संविधान सभा की और संविधान सभा के अंदर ड्राफ्ट समिति की, तो ड्राफ्ट कमेटी के अंदर आप इस बात को इस कथन से समझ सकते हैं जो राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में कहा था अंबेडकर के बारे में बोलते हुए, कि उन्होंने, यानी राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है 2 साल तक, 2 साल से अधिक समय तक, और इस कार्य करने के दौरान मैंने एक चीज महसूस की है कि हमने, यानी संविधान सभा ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है इस देश के लिए या संविधान सभा के लिए,
वो किया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चयन करके, क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ही 99% काम किया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। उसके अंदर जो बाकी सदस्य थे उन सदस्यों के खुद के बयान आपको मिल जाएंगे संविधान सभा की बैठकों के अंदर, जहां पर वो सदस्य खुद स्वीकार करते हैं कि हम में से अधिकतर सदस्य जो हैं विदेश यात्रा पर थे, अधिकतर सदस्य घर की समस्याओं के लेकर, कुछ अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण समय पर मौजूद नहीं हो सके संविधान सभा की कार्यवाहियों में, प्रारूप समिति की कार्यवाहियों में। तो प्रारूप जो पूरी तरह से तैयार किया किसने किया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया। इसके अलावा अदालतों को रिट पावर्स देने का विचार, अदालतों के पास रिट पावर होनी चाहिए। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम देखते हैं ना 5 प्रकार की रिट होती है, और साथ ही साथ हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर देता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट लगा सकता है, न्यायालय खुद भी संज्ञान ले सकता है। तो हाई कोर्ट में रिट का विचार भी किसकी देन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। ये विचार कहां से प्रेरित होकर उन्होंने उठाया? तो ये उन्होंने यूएसए से अध्ययन कर लिया था। अमेरिका के संविधान में रिट की व्यवस्था की गई है, वहीं से अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने रिट का प्रावधान रखा भारतीय संविधान में। इक्वलिटी के बाद आता है सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान में, सामाजिक न्याय की व्यवस्था। सामाजिक न्याय का मतलब हो गया रिजर्वेशंस एंड सेफगार्ड्स। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए कुछ आरक्षण की प्रावधान, आरक्षण के सिस्टम, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रावधान जो उन्हें अत्याचार या शोषण से बचा सके। ये प्रावधान भी संविधान को देन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि भारतीय संविधान में मूल रूप से आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए हो, चाहे सरकारी नौकरियों के लिए हो। उन सभी बातों में डॉक्टर बी आर अंबेडकर रिजर्वेशन के पक्षधर थे, लेकिन संविधान सभा ने उस समय इस बात को माना नहीं। तो संविधान में मूल रूप में ना तो शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान था, और ना ही किसी भी नौकरी में, किसी भी प्रकार के लोक आयोजन में आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन उन्होंने इस बात को डीपीएसपी के अंदर रखा, नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल किया, और राज्यों पर यह भार डाल दिया, राज्यों पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि राज्य आगे चलकर इस संदर्भ में कार्य करेंगे और एससी एसटी या फिर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करेंगे, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में आवश्यकता हो, चाहे लोक नियोजन में आवश्यकता हो। लेकिन जो विचार उन्होंने रखा, जो बात उन्होंने कर दी संविधान के अंदर, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, अनुच्छेद 330 और 332 संविधान सभा को या संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अनुच्छेद 330 चर्चा करता है लोकसभा में एससी एसटी की सीट रिजर्वेशन के लिए, और अनुच्छेद 332 बात करता है राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी की सीट रिजर्वेशन के लिए। तो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 यानी राजनीतिक रूप से जो आरक्षण है या राजनीतिक रूप से जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका प्रावधान अंबेडकर ने आरक्षण में कर दिया था। अंबेडकर ने रिजर्वेशन को सामाजिक पुनर्वितरण का उपकरण माना। प्रश्न बनेगा अंबेडकर के अनुसार सामाजिक पुनर्वितरण का उपकरण क्या है? सामाजिक पुनर्वितरण का मतलब क्या है? पुनर्वितरण मतलब होता है दोबारा बांटना, वितरण मतलब बांटना, पुनर् मतलब दोबारा, यानी चीजों को दोबारा बांटना, दोबारा वितरित करना। यह किसने माना? अंबेडकर ने। किसको माना? रिजर्वेशन को माना कि रिजर्वेशन के आधार पर उन वर्गों तक, जिन वर्गों तक पहले पहुंच सुनिश्चित नहीं हुई थी, उन वर्गों तक दोबारा पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। फिर आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली। पूना पैक्ट के आधार पर संविधान में एससी एसटी एक्ट के लिए आरक्षित सीटें थी। आरक्षित सीटें आर्टिकल 330 में आपको देखने को मिलता है और आर्टिकल 332 में आपको देखने को मिलता है। मैम वो आर्टिकल जो पूरी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है, उन आर्टिकल्स को आपको बता रहा हूं, ठीक है। संविधान निर्माण में भारतीय संविधान को आज आप जिस रूप में देखते हो, उस रूप में कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो पूरी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा प्रावधान को शामिल किया गया। सामाजिक सुरक्षा प्रावधान समझते हो आप? सोशल सिक्योरिटी आप देखते हो। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर डीपीएसपी जो है उसके अंदर एक व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था है? सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है बेरोजगारों के लिए, बेरोजगार के साथ बीमार व्यक्तियों के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए और निःशक्त व्यक्तियों के लिए। उनके लिए व्यवस्था ये की गई है कि राज्य इनको चाहे काम का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे
लोक सहायता का अधिकार हो, राज्य की तरफ से इनको सहायता दी जाएगी। जैसे आप देखते हो वृद्धावस्था पेंशन योजना है। वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है, उसको आप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पढ़ते हो। ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसी योजनाएं हैं जो समाज में ऐसे वर्गों के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करती है जो वर्ग अपने लिए खुद कुछ कर नहीं सकते। तो जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वृद्धावस्था योजना के रूप में। चाहे आप मनरेगा देख लो, मनरेगा भी यहीं से निकल कर आती है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से। उसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ते मिलते हैं वो भी यहीं से निकल कर आते हैं। चाहे जो दिव्यांग जन होते हैं, निःशक्त जन होते हैं, उनको जो आर्थिक सहायता मिलती है उसका प्रावधान भी सामाजिक सुरक्षा प्रावधान से निकल कर आता है। तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान को देन है। उसके साथ साथ अनटचेबिलिटी का उन्मूलन हमने पढ़ ही लिया आर्टिकल 17 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसके बारे में कथन क्या है, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। ये जो स्टेटमेंट है, चाहे ये आर्टिकल 17 है, ये पूरी तरह से एक कठोर स्टेटमेंट है, पूरी तरह से एक आप कह सकते हो कि बहुत सुदृढ़ या बहुत ही गुस्से में कही गई बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब आर्टिकल 17 के बारे में जब संविधान सभा में खड़कर इन्होंने बताया कि हम एबोलिशन कर रहे हैं अनटचेबिलिटी का, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन कर रहे हैं आर्टिकल 17 के तहत, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। और ये स्टेटमेंट का जो संविधान सभा में उस समय जो मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने जो अपने वाक्य लिखे हैं संविधान सभा से संबंधित, वो बताते हैं कि ये बोलते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत गुस्से में थे। और उनका गुस्सा जो बचपन से लेकर अब तक जो छुआछूत उन्होंने सही है उसको लेकर जो गुस्सा था वो इस स्टेटमेंट में दिख रहा था। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, कि किसी भी तरीके की अगर अनटचेबिलिटी की जाती है तो पूरी तरह से मना है। और ये अनकंडीशनल स्टेटमेंट था, इसके साथ कोई शर्त लागू नहीं होती, अनटचेबिलिटी कभी स्वीकार नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टेट फेडरलिज्म प्लस स्ट्रॉन्ग सेंटर, भारतीय राज्य संघ और स्ट्रॉन्ग सेंटर। जब संविधान सभा में यह राज्य और राष्ट्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों की चर्चा हो रही थी कि राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार के संबंध रहेंगे, राज्यों पर केंद्र का कितना नियंत्रण रहना चाहिए, कितना नियंत्रण नहीं रहना चाहिए, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह प्रावधान किया कि राज्य अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे, कुछ मुद्दों पर उन्हें केंद्र की बात स्वीकार करनी होगी, लेकिन केंद्र जो है हमेशा मजबूत स्थिति में रहेगा राज्यों की तुलना में। कुछ विशेष मुद्दे पर, कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र के पास इतनी ताकत आ जाएगी, या कह सकते हैं कि केंद्र के पास सारी की सारी ताकत, 100% पावर केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाएगी। जैसा आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे देखते हो, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्यों के पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं रहती, संपूर्ण शक्ति कहां चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना, इस बारे में अंबेडकर क्या कहते हैं, इंडिया इज नॉट अ लीग ऑफ स्टेट्स, इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। जैसे आप लीग ऑफ स्टेट्स क्या है, आप अमेरिका के जो राज्य हैं, अमेरिका के जो राज्य और केंद्र का संबंध है उनको देखते हो, तो उनके जो भी स्टेट्स हैं वो उस स्टेट व्यवस्था को कहते हैं लीग ऑफ स्टेट्स। वहां पर क्या है, प्रत्येक स्टेट जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, प्रत्येक स्टेट की खुद की नागरिकता भी होती है, प्रत्येक स्टेट जब मर्जी चाहे अमेरिका के यूनियन से अलग हो सकता है, उसके पास इतने अधिकार मौजूद होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि भारतीय संविधान या भारतीय संघ जो होगा वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल, अविनाशकारी संघ होगा। अविनाशकारी संघ का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में किसी भी राज्य को संघ को छोड़कर केंद्र को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। स्ट्रॉन्ग सेंटर मॉडल, ये बात की हमने, इमरजेंसी की स्थिति में स्ट्रॉन्ग सेंटर होना अति आवश्यक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, चाहे भारत की विविधता को देखते हुए, चाहे सामाजिक असमानता को देखते हुए, चाहे आंतरिक खतरों को देखते हुए, जो कि भारतीय संघ को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए केंद्र जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए। सेंटर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा दिया गया है, वर्गीकरण दिया गया है शेड्यूल 7 के अंतर्गत, वो बंटवारा जो 3 लिस्टों में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्टों में क्या क्या विषय रहेंगे, केंद्र के पास कौन से विषय होंगे, राज्य के पास कौन से विषय होंगे, या समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल होंगे, ये विषय निर्धारण भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वयं किया। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी के अंदर केंद्र को शक्ति देने की व्यवस्था, इमरजेंसी के अंदर हमने 3 आर्टिकल पढ़े थे पहले भी, 352, 356 और 360। तो इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, आपातकाल से संबंधित जितने प्रावधान हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किए गए। जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हिज मास्टर वर्क।
सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट की संरचना किस प्रकार रहेगी, उन्होंने इसे स्वतंत्र रखा, उन्होंने इसे विधायिका से, कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। आर्टिकल 50 के अंदर आप देखते हो, आर्टिकल 50 के अंदर ये व्यवस्था करी गई है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी, अलग रहेगी। यानी कार्यपालिका किसी भी प्रकार से न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को एब्सोल्यूट पावर दी गई है किन मामलों में, तो वो है जुडिशियल रिव्यू। अगर केंद्र की तरफ से, किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी नियम बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस होता है कि उस नियम से संविधान को हानि पहुंच सकती है, तो जुडिशियल रिव्यू नामक, न्यायिक सक्रियता नामक, या न्यायिक समीक्षा कहते हैं जिसको, न्यायिक समीक्षा नामक एक शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, जिससे वो उन अधिनियमों का, उन एक्ट का, उनका क्रिटिसिज्म कर सकती है, उनकी समीक्षा कर सकती है, रिव्यू कर सकती है कि कहीं वो संविधान को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। रिट ज्यूरिस्डिक्शन हमने पढ़ ही ली आर्टिकल 32 के अंतर्गत। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये वो बातें हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शायद उस समय भारतीय संविधान में जोड़ना चाहते थे और जोड़ नहीं पाए थे। उन बातों को उन्होंने राज्यों पर लाद दिया कि राज्य का दायित्व होगा कि आने वाले समय में इन बातों के तहत कार्य करें। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को नीति देते हुए, राज्य की नीति निर्माण में निर्देशन देते हुए कुछ बातें लिखी गई है। ये बातें वैसे BN राव के प्रारंभिक ड्राफ्ट से आती है, लेकिन उनको अंतिम रूप से उनमें जो बातें जोड़ी गई, चाहे सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो यानी समाजवादी अवधारणाएं हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा हो, चाहे आर्टिकल 38 के अंतर्गत आप जो पढ़ते हो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये सारी बातें भी किसके द्वारा जोड़ी गई है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये बात भी किसके द्वारा जोड़ी गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जोड़ी गई है। यानी डीपीएसपी के अंदर समाजवाद की बात करें, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करें, चाहे लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण की बात करें, ये बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जोड़ी गई हैं। इन्होंने कहा है इस डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी आर द इंस्ट्रूमेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 2 साल 11 महीने का वास्तविक काम 2 साल 11 महीने में। ये जो सारी बातें हमने की, उसके अलावा हमें पता है कि भारतीय संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने में इतना क्या काम था जो किया गया, उसके बारे में बात करें। 7635 संशोधनों का अध्ययन किया था, 7635 संशोधनों का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक संशोधन, जब पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ संविधान का, तो उसको पब्लिक के सामने रख दिया गया, पब्लिक के लिए खोल दिया गया कि पब्लिक उसको पढ़े और उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट करवाना चाहती है उस अमेंडमेंट को भारतीय संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करे। कई सारे अमेंडमेंट्स आए और उन संशोधनों में से 7635 कुल संशोधनों का बारीकी से अध्ययन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और फिर उनमें से जो संशोधन किए जा सकते थे, जो उस समय पॉसिबल थे, वो संशोधन भी किए। 165 दिनों की बहसें लीड की। जब प्राथमिक संविधान पर, संविधान के प्राथमिक प्रारूप पर बहसें होती थी किसी भी अनुच्छेद को लेकर, जब संविधान सभा में 3 बार संविधान को पढ़ा गया था। प्रथम पाठन के समय, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू कर रहे हैं पहला आर्टिकल, उसको पढ़ते, फिर संविधान सभा के अंदर जो लोग बैठे हैं उस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई है उनका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस विरोध को खत्म करने के लिए, या जो उनके मन में जो उलझन है, जो समस्या है, उस अनुच्छेद से लेकर उस अनुच्छेद की समस्या को शांत करने के लिए क्या क्या तर्क हो सकते हैं, उन तर्कों के साथ बहसों को लीड किया लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल क्लैरिटी दी, पूरे संविधान को न्यायिक स्पष्टता प्रदान की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एम्बिगुअस क्लोजेस को रीराइट किया, ऐसे कुछ क्लोज भी थे, ऐसे कुछ आर्टिकल भी थे जो बिल्कुल ही अस्पष्ट थे, उनको स्पष्ट बनाने के लिए दोबारा लिखा गया। ब्रिटिश प्लस यूएस प्लस आयरलैंड का आयरिश, ऑस्ट्रेलियन मॉडल का कंपैरेटिव सिंथेसिस किया। इन्होंने कई सारे राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन किया और उन सभी राष्ट्र के जो संविधान थे, उन संविधानों में से जो अच्छी बातें थी, उन बातों को भी उन्होंने संविधान के अंदर रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर या भारतीय संविधान सभा पर अक्सर यह आरोप लगता है कि भारतीय संविधान जो है वो उधार का संविधान है। कुछ बातें अमेरिका के संविधान से उठा ली, कुछ ब्रिटेन के संविधान से, कुछ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कुछ आयरलैंड के संविधान से। यही बात संविधान सभा में भी कही गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि आपने इतने समय में काम क्या किया है, आपने तो इधर इधर से उधार लेके संविधान बनाया है।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि मैं उधार लेने को कोई शर्म की बात नहीं मानता। अगर किसी के पास कुछ अच्छा है तो उस अच्छे को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको यह समझनी है कि हमने जब किसी भी देश से कोई संविधान का भाग लिया है तो उस भाग को हमने भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की संरचना के हिसाब से उस संविधान के हिस्से को, उस आर्टिकल को हमने पूरी तरह से छाना है और छान कर हमने भारतीय संविधान में, भारतीय राष्ट्र में, भारतीय समाज व्यवस्था में किस प्रकार उसको लागू किया जा सकता है, उन व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। भारत का पूरा संविधान अंबेडकर की लीगल ड्राफ्टिंग का ही रिजल्ट है। पूरी तरह से जो संविधान बना है अंबेडकर साहब के योगदान का ही नतीजा है। इसके अलावा जब संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार दिलाना था, परंतु यह बिल पास नहीं हो सका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पहली बार कानून मंत्री बने तो हिंदू कोड बिल लेकर आए जो हिंदुओं के समाज व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। चाहे शादी की व्यवस्था हो, चाहे संपत्ति को बंटवारे को लेकर हो, चाहे गोद लेने की व्यवस्था हो, चाहे तलाक की व्यवस्था हो, उनको लेकर कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वो परिवर्तन उस समय के सामाजिक हालात में संभव नहीं था। जितने भी कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति बैठे थे, जितने भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बैठे थे, उन्होंने उसका विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद चाहते थे कि हिंदू कोड बिल जो है पास हो जाए, लेकिन उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आप कह सकते हो हिंदू धर्म के समर्थक थे या रूढ़िवादिता के समर्थक थे, इसलिए वो हिंदू कोड बिल को पास नहीं करवाना चाहते थे। और ऐसी ही हालत कांग्रेस के अधिकतर सदस्यों की थी। इस कारण हिंदू कोड बिल लगातार कई समय तक पास नहीं हो सका। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उसके कुछ संशोधन करवा के कुछ हिस्से निकाल के उनको अप्लाई करवा दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रहते हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका। लेकिन हिंदू कोड बिल को लेकर आने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। जब बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राज्यसभा में चले गए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसने भारतीय समाज में गहरा प्रभाव डाला। अपने साथ साथ उन्होंने लगभग 3,60,000 लोगों को, 3,60,000, कई जगह आपको 5 लाख देखने को मिलता है, सही आंकड़ा दोनों में से जो ऑप्शन में हो, 3,60,000 और एक कई जगह पर आपको 5 लाख भी देखने को मिलेगा। लगभग इतने लोगों को अपने साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया और इस प्रकार भारत में दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत का श्रेय भी जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उसी वर्ष 1956 में ही 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है लगातार स्वास्थ्य गिरावट की वजह से। लेकिन उनका जो संविधान निर्माण में योगदान है किसी भी तरह से कम कर नहीं आंका जा सकता है। एक बात और आपको, जब भारतीय संविधान निर्माण को लेकर बात चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सर आइवर जेनिंग्स जो है, जो उस समय के संविधान निर्माण के ज्ञाता थे, संविधान के ज्ञाता थे, उनको बुलाया जाए। तो वो इस बात को लेकर आपस में राजी थे कि भारत का संविधान आइवर जेनिंग्स द्वारा ही लिखवाया जाए। लेकिन जब वो गांधी जी से इस बारे में बात करने जाते हैं 1946-47 में, उस समय गांधी जी कहते हैं कि आइवर जेनिंग्स भारतीय समाज को नहीं समझते हैं। भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो शायद सर आइवर जेनिंग्स से भी ज्यादा समझदार है अर्थशास्त्र को समझने में, राजनीति को समझने में, लोक प्रशासन को समझने में और भारतीय समाज को समझने में भी। इसलिए भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गांधी जी के कहने पर बुलाया गया था। चाहे वो चिर प्रतिद्वंदी रहे थे अपने राजनीतिक काल में, अपने जो भी उनका समय था जिस समय गांधी जी दलितों के लिए प्रयास कर रहे थे और अंबेडकर को लगता था कि शायद गांधी जी के जो प्रयास है वो दिखावे का प्रयास है, झूठे प्रयास है। और इस प्रकार की बातों को लेकर चाहे उनका आपस में कितना भी विरोध रहा हो, लेकिन गांधी जी ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में लाए और भारतीय संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान जो है, आप कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय संविधान के कौन कौन से वो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो सीधे तौर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। लेकिन इसके बावजूद भी बी आर अम्बेडकर के योगदान को आप कुछ चंद शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, कुछ चंद पंक्तियों में उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। लेकिन पेपर के लिए आपके जरूरी चीजें जो है आज हमने डिस्कस कर ली है इस क्लास में। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस क्लास को देख सके और वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।